Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 1.6 part 4. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सी डी और ई के जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे सो दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर टॉपिक 1.6 ऑफ योर सिलेबस. सो बेसिकली इसके अंदर आपको नियंडरथल मेंस के बारे में बात करना है जिसके अंदर आपके दो स्पेसिफिक फॉसिल्स के नेम मैंशनड है आपके सिलेबस में. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन उनको समझने के लिए यू शुड नो अबाउट नियंडरथल्स. तो हम उनके बारे में भी जैसा हमने अलग अलग फॉसिल्स के बारे में डिस्कस किया है ड्यूरिंग आर प्रीवियस लेक्चर्स हम उसी तरीके से इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. देन विल टॉक अबाउट रोडेशियन मैंस, वो कौन है, कहाँ है और किस तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. देन एट द एंड विल टॉक अबाउट द होमो सेपियंस जिसके अंदर आपके 3 पर्टिकुलर फॉसिल्स के नाम मेंशन है. तो हम इन तीनों फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. होमो सेपियन आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग अगेन क्योंकि होमो सेपियंस को हमने हबिलियस के साथ और इरेक्टस के साथ पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है. ओके, सो मैं आज उसे कवर नहीं करूँगी लेकिन हाँ जो 3 फॉसिल्स है विल कवर दैट. ऑलराइट. And before I begin, there's a small announcement. For those who wanted to access the notes and the PPTs, they can join our Telegram channel and they can access it out there. And also, I would like to thank those people who are watching the lectures regularly. Thank you so much, guys. So first of all, now talking about Neanderthal mens. So basically, Neanderthal को आप Homo neanderthalensis कहते हैं, जैसे हम human beings को Homo sapiens कहते हैं. The same manner आप Neanderthals को Neanderthalensis कहते हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में नियांडरथल ही बोलते हैं. और बेसिकली नियांडरथल्स नहीं होता है, नियांडरथेल्स होते हैं बिकॉज ये आपका जो टी एच है दैट इज प्रोनाउंस्ड टी ओनली. ठीक है. और ये जो नियांडरथेल्स है दे आर द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट ह्यूमन रिलेटिव्स. यानी कि अभी जो जितने भी फॉसिल डिस्कवरीज हुई हैं तो साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि हमसे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है. ह्यूमन बींग्स नियांडरथेल से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन बींग का डायरेक्टली ऑरिजिन नियांडरथेल से हुआ है. दे आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव. और हम देखेंगे इसका दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या है. ठीक है. और जो ये बेसिकली नियांडरथेल की जितनी भी फॉसिल डिस्कवरी हुई है इस प्रोजेक्ट का एक बेसिकली एक नाम दिया गया है एंड दैट इज़ नियांडरथेल जेनोम प्रोजेक्ट. ये अगर आप आंसर में मेंशन करेंगे दैट लुक्स गुड दैट यू हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, तो इसीलिए आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे. एंड नियांडरथल की अगर बात करें तो ये कब से कब तक किस पीरियड में प्रेजेंट थे. तो बेसिकली दे अपीयर्ड इन द मिडिल पेलियोलिथिक whereas Homo erectus appeared in the lower Paleolithic and Sapiens in the upper Paleolithic. आई होप ये पेलियोलिथिक का कंसेप्ट आपको क्लियर है बिकॉज ये हम आपके हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे और जोग्राफी में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा और बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में भी आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन एक ब्रीफ आइडिया तो आपको होगा आई होप. तो नियांडरथेल्स जो है इनको आप मिडिल पेलियोलिथिक में देख सकते हैं, होमो इरेक्टस को लोअर में और जो सेपियन है उनको अपर में. तो आई होप ये जो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का चार्ट देख रहे हैं ये स्टोन एज को कवर करता है और बहुत ही क्लियरली इसमें डिस्टिंक्टली डिफाइन किया गया है पेलियोलिथिक कहाँ से कहाँ तक है, देन मिडिल कहाँ है, लोअर कहाँ है और अपर कहाँ है. आप इसमें देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नियांडरथेल्स, सेपियंस और इरेक्टस कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं. ऑलराइट. देन अगर हम इनके टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें सो अगेन दे बिलोंग्स टू द सेम किंगडम दैट इज एनिमलिया एज लाइक द ह्यूमन बींग्स. फाइलम इनका कॉर्डाटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर इज प्रिमेट ओनली, सब ऑर्डर हैल्पोहरनी है. सेम जैसा ह्यूमन बींग का है तो अप टू जेनस भी इनका होमो ही है, बस ये स्पीसीज अलग हो गए हैं. ऑलराइट. तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस करी हुई हैं तो आई होप यू आर एबल टू कोरिलेट विद दैट. देन अगर हम इनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो नियांडरथेल, होमो नियांडरथेलेसिस को नियांडरथेल्स भी बोलते हैं, लाइक दैट इज़ द निकनेम ऑफ देयर्स. डिस्कवरी इनकी 1829 में हुई थी, दैट इज़ लाइक वे बैक, बहुत सालों पहले की गई है. और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप और सदर्न वेस्टर्न जो सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे या रहते थे अपने टाइम पे जब ये रहा करते थे. और अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 4 लाख से 40,000 साल तक प्रेजेंट है, यानी कि काफ़ी लंबा समय था जो नियांडरथेल्स ने पृथ्वी पर बिताया था. ऑलराइट. और हम इनकी हाइट की बात करें एज यू कैन सी मोर और लेस इनकी हाइट बिल्कुल ह्यूमन बींग जितनी है, 5 फीट 5 इंचेस एवरेज हाइट जो है मेल्स की ऑल दो एवरेज हाइट आज के डेट में ज़्यादा है बट ऑलमोस्ट ले लाइक वेरी क्लोज. देन वेट की बात करें तो वेट वॉज ऑल्सो गुड 65 kgs वॉज एन एवरेज वेट फॉर मेल्स और फीमेल्स की वॉज अराउंड 54 kgs. ऑलराइट. देन अगर इस वाले पर्टिकुलर चार्ट में आप देखेंगे तो नियांडरथेल्स के एंसेस्टर्स कौन कौन से थे. नियांडरथेल्स के पहले कौन आए थे, हेबिलीज, एज वी स्टडीड की हेबिलीज बहुत पहले थे. देन इरेक्टस, देन हेडलबर्जेनेसिस, देन नियांडरथेलेसिस.
राइट. होमोसेपियंस अभी इस पिक्चर में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है. सो आई हैव इंक्लूडेड दिस वन फॉर यू टू रिकॉल, कि आप चीज़ों को क्रोनोलॉजी में समझ पाए अच्छे से, अपने दिमाग में एक फिगर क्रिएट कर पाए. ऑल राइट. और अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो अभी हमने ये कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. अगर आप ब्रीफली इनको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वे यू कैन प्रेजेंट इट. ठीक है. ऑल दो इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अभी हमने इस वाले पर्टिकुलर स्लाइड में देखी है, आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिलेगी. एक दो इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड की गई हैं शॉर्ट में, ताकि अगर आपको कहीं पे इसे मेंशन करना हो क्विकली तो यू कैन डू दैट. ऑल राइट. जैसे कि आप डाइट का मेंशन कर सकते हैं दैट दे वर मीट ईटर, और वो प्लांट फंगीज सेलफिशेस वगैरह भी खाते थे और शेलफिशेस खाते थे. दैट मीन्स दे वर एबल टू हंट फॉर द मरीन एनिमल्स एज वेल. ऑल राइट. देन इनकी जो नेमिंग है, ह्यूमन फ्रॉम द नियांडर वैलीज, ये नेम के पीछे भी इनका क्या कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. ऑल्दो डोंट वरी, ये जो जितने फैक्ट्स हैं जो शॉर्ट में लिखे हुए हैं हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे. देन बेसिकली सी, नियांडरथेल्स का आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, देर इज मेंशन अबाउट क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव. तो नियांडरथेल्स को दो डिवीजन में बांटा गया है, एंड दैट वाज द डिवीजन वाज डन बाय अ साइंटिस्ट नेम एज हुटोन. तो इन्होंने नियांडरथेल्स को बेस्ड अपॉन द फॉसिल डिस्कवरी उन्होंने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. वन वॉज क्लासिकल एंड अनदर वन प्रोग्रेसिव. और ये सारी क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड थी? एनाटॉमिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड थी, और कोई दूसरा वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं था. ऑलराइट. तो अब क्लासिकल में और प्रोग्रेसिव में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि आपसे क्लासिकल और प्रोग्रेसिव के बीच में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाए, या क्लासिकल टाइप से ह्यूमन बींग का क्या रिलेशन है या क्या चीज़ सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, ये पूछ लिया जा सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. सो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा एक दो बारी देख के रिवाइज कर लेंगे, यू विल बी एबल टू सी. तो चलिए हम क्विकली इसको देख लेते हैं क्या क्या था. क्लासिकल टाइप आपके बेसिकली वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते थे. एंड अगर हम इनकी बात करें प्रोग्रेसिव टाइप की, तो बेसिकली ये यूरोप के बाहर जितने भी जगह थे, जैसे कि हमने बात करा था कि ओल्ड वर्ल्ड हो गए या एशिया हो गए, उन जगहों पे पाए जाने वाले उनको प्रोग्रेसिव टाइप कहते थे. और क्लासिकल टाइप बेसिकली इनकी एग्जिस्टेंस आप देख सकते हैं कितने से कितने सालों तक थी. और ये जो प्रोग्रेसिव है, दे अपीयर्ड अर्लियर एंड गेव राइज टू क्लासिकल टाइप. तो बेसिकली आपके जो प्रोग्रेसिव थे वो पहले आए थे, ना कि क्लासिकल. ये बात चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा. ऑल्दो यहाँ पे फॉसिल डिस्कवरी की बात की जा रही है कि फॉसिल डिस्कवरीज जो एशिया और अफ्रीका में मिली थी वो क्लासिकल से अलग है, क्लासिकल वाली यूरोप में मिली थी. दैट मीन्स कि नियांडरथेल्स हो सकता है जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं वो कंपेयर टू यूरोप पहले से वहाँ पे रह रहे थे. और क्लासिकल के अगर हम और फीचर्स की बात करें, बॉडीली फीचर्स की बात करें, दे वर शॉर्ट एंड हैव लार्ज क्रेनियल बेसिस एज कम्पेयर टू द मॉडर्न यूरोपियन, एंड द मस्कुलर ब्रॉड डिजिट्स ऑफ हैंड एंड फीट प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस. ठीक है. और इनकी अगर हम बात करें, सो दे हैव अ राउंड मैसिव हेड विथ लेस प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस. तो ब्रो रिजेस का एक डिफरेंस है, इनके लेस प्रोग्रेसिव के लेस प्रोमिनेंट हुआ करते थे, बट इन केस ऑफ क्लासिकल इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट. और इनकी जो टीथ थी दैट वॉज लार्ज. और अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल दे हैड मोर ऑफ द होमो इरेक्टस फीचर. होमो इरेक्टस में आपने जितने फीचर्स पढ़े हुए थे वो सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट इनके अंदर मिल जाएंगे. और जो फेमस फॉसिल डिस्कवरी की अगर हम बात करें क्लासिकल टाइप में, दैट वाज ला चैपेलिक ऑक्स सेंट, जिसके बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है और हम इसके बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली ला चैपेला है, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1908 इन फ्रांस. और अगर हम प्रोग्रेसिव के एक एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज़ माउंट कैरमल टाइप. और ये माउंट कैरमल आपके पैलेस्टीन में मिला था 1931 में. इसके बारे में भी आपके सिलेबस में मेंशन है, सो विल डिस्कस बोथ ऑफ दिस इन डिटेल. देन आपको अगर क्लासिकल और प्रोग्रेसिव का, अगेन ये मैंने एक शॉर्टर वर्जन समरी इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज कहीं कहीं पे हो सकता है आपको उतना लंबा चौड़ा याद ना रहे. तो हियर यू कैन लुक एट द समरी. वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे मेंशन थी यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बट इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. तो आप इसको देख लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू टू रिमेंबर एंड मेमोराइज. देन अगर हम वापस से अब नियांडरथैलिस की बात करें, हमने नियांडरथैलिस की बात कर ली कि टैक्सोनॉमी में वो कहाँ आते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ नियांडरथैल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियांडरथैल्स. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनकी बात करें तो देयर स्कल्स इंक्लूड द लार्ज मिडिल पार्ट ऑफ द फेस, एंकल, चिक बोन्स एंड अ ह्यूज नोज. ह्यूज नोज बेसिकली इसलिए हुआ करते थे फॉर ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग कोल्ड एयर, क्योंकि नियांडरथैल्स मोस्टली आपको कोल्ड जगहों पे मिलते हैं. इनके जो फॉसिल्स मिले हैं दैट सजेस्ट दैट दे वर लिविंग इन द कोल्डर एरियाज. एंड द बॉडी वॉज शॉर्टर एंड स्टॉकियर देन अस. ऑफकोर्स हम इनके हाइट में भी देखा था दैट दे वर एवरेज हाइट ऑफ अराउंड 5 फीट 5 इंचेस, यानी कि नॉर्मल जो एवरेज ह्यूमन बींग की हाइट है उससे थोड़ी तो कम थे. एंड द ब्रेन वॉज जस्ट एज लार्ज एज आर एंड ऑफन लार्जर प्रोपोर्शनल टू देयर ब्रेवियर बॉडीज. बॉडी के कंपैरिजन में उनका ब्रेन थोड़ा बड़ा था और ऑलमोस्ट हमारे ही साइज़ का वो ब्रेन था.
एंड हेयर यू कैन सी ये आपके उनके जो ब्रेन थे वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है, सो दैट यू कैन एबल टू फिगर इट आउट। आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, एंड इट्स गुड दैट यू ड्रॉ सच अ डायग्राम इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज ये जहाँ भी हम स्कल्स की और स्केलेटन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उनको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर ले दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग और निएंडरथैल का कंपैरिजन किया गया है। अब इस कंपैरेटिव चार्ट में अगर आप देखेंगे, सो अगर हम यहाँ से शुरू करें, दे हैव लार्जर क्रेनियन इन कंपेयर टू द ह्यूमन बींग, दे हैव लार्जर ब्रोरेजेस इन कंपेयर टू द ह्यूमन बींग, और उनके नोज भी लार्ज थे एज यू कैन सी वेरी इजीली इनके नोज और ह्यूमन बींग के नोज। देन दे हैव अ लार्जर शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर के जॉइंट्स भी उनके काफ़ी लार्ज थे, लार्जर ब्रॉडर, बेसिकली इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ह्यूमन बींग से ब्रॉडर और लार्जर थी अदर देन द हाइट। ठीक है, मोटा मोटा आप ये याद रख सकते हैं। देन दे हैव अ शॉर्टर फॉर आर्म, सो बेसिकली फॉर आर्म उनका ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग के जितना ही था। फॉर आर्म हमने देखा था, जहाँ तक फॉर आर्म की बात आती है, जहाँ क्लाइंबिंग ट्री की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फॉर आर्म आप वहाँ पे देखेंगे लंबे होते हैं। बट निएंडरथैल्स वर ऑल्सो लिविंग ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन ट्रीज, तो इसीलिए फॉर आर्म शॉर्टर ही थे। देन दे हैव लार्जर हिप जॉइंट्स इन कंपेयर टू ह्यूमन, लार्जर एंड थिकर patella, शॉर्टर एंड मोर फ्लैटन टिबिया, एंड देन लार्जर एंकल जॉइंट्स। सो बेसिकली सभी चीज़ लार्जर थी। दो चीज़ें आप शॉर्टर मान सकते हैं, वन वॉज फ्लैटेड टिबिया और दूसरी आपकी जो शॉर्टर फॉर आर्म्स, बट फॉर आर्म्स वॉज लाइक इक्वल टू द ह्यूमन बींग ओनली। देन ब्रेन केसेस के भी अगर आप बारे में बात करें, तो हियर यू कैन सी फॉरहेड इनका थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ब्रोरेजेस काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। नेजल कैविटी हमने यहाँ पे देख ली, नेजल कैविटी इनकी काफ़ी बड़ी होती है इन कंपेयर टू द ह्यूमन बींग। चिक बोन्स भी इनके काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, और चिन ऑलमोस्ट इट वाज लाइक एन एब्सेंट चिन, आप बोल सकते हैं चिन प्रेजेंट नहीं होते थे इनके पहले भी। ह्यूमन बींग वाज लाइक वन जिनके आप प्रोमिनेंट चिन्स देखेंगे, और आगे भी हम देखेंगे कुछ स्पीसीज हैं जिनके चिन्स थे, बट निएंडरथैल के उतने प्रोमिनेंट और आप कह सकते हैं क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड चिन्स नहीं थे। Now talking about the cultural characteristics of Neanderthals. So basically आप इनके cultural aspects में देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी mentionable चीज़ें हैं जो आज के डेट में भी human beings और homo sapiens practice करते हैं. So let's see वो क्या क्या चीज़ें हैं. So basically they have a diverse sets of sophisticated tools, because as we have seen कि ये meat eaters भी थे, इन्होंने मरीन वाली चीज़ों भी खाना शुरू कर दिया था। सो दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ एन टूल्स जिसके हेल्प से ये हंटिंग किया करते थे या फिशिंग किया करते होंगे। दे यूज टू लिव इन शेल्टर्स एंड made and wore clothings. So Neanderthal like one of those examples of the fossils जहाँ आप देखेंगे कि क्लोथिंग का सिस्टम शुरू हो गया था। दे स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स। ठीक है, अब वो क्लोथ्स किस चीज़ के बने थे दैट इज़ येट टू बी नोन, मतलब बेसिकली वो खाल के बने होते थे या पत्तों के बने होते थे, इन्हीं चीज़ों के होते थे। इट वॉज नोन कि कॉटन उस समय होता था, एंड दे यूज टू वेयर सम सोफिस्टिकेटेड कॉटन कुर्ताज एंड ऑल दोज थिंग्स। और दे वर नोन टू कंट्रोल फायर। तो ये एक बहुत एडवांसमेंट था उस टाइम के हिसाब से कि ये फायर को कंट्रोल करना सीख गए थे। देन दे डेलिबरेटली बरीड देयर डेड एंड ओकेजनली इवन मार्क देयर ग्रेव्स विद ऑफरिंग सच एज फ्लावर्स। सो बेसिकली सी, अगर वो अपने डेड बॉडीज़ को बरी कर रहे हैं और कुछ ऑफरिंग्स भी कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दे हैव सम काइंड ऑफ एन सोशल कल्चर्स, और वो कुछ ट्रेडिशंस भी फॉलो करते होंगे, बिकॉज ऑफ दैट दे वर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। एंड देयर इज एविडेंस दैट निएंडरथैल वर स्पेशलाइज्ड सीजनल हंटर ईटिंग एनिमल were available at that time, as we discussed just right now. A reindeer in winter and red deer in summer, because they were used to live in cold environment, तो वहाँ पे रेंडियर्स भी उनको मिल जाते थे और वो उनको भी मार के खाया करते थे। और इसके एविडेंसेस हमें गिब्राल्टर में मिले। गिब्राल्टर यू मस्ट बी नोइंग कि मेडिटेरेनियन के पास आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज़ बेसिकली अ कॉलोनी ऑफ यूके। वहाँ पे कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे ये सारी चीज़ों का पता लगता है। ऑलराइट, देन ये इन्होंने सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था, दैट वी ऑल नो, एंड दे वर डूइंग एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग एज वेल एज स्वीविंग। अब वो स्वीविंग किससे कर रहे थे, यानी कि सिलाई बुनाई भी वो करते थे। तो वो बेसिकली जो छाल होती थी, एनिमल्स की छाल होती थी, उनको सिलाई करके हो सकता है ये अपने लिए कपड़े बनाया करते होंगे। एंड द नेचुरल लाइफ स्पैन एंड द टाइमिंग ऑफ अडल्टहुड, मेनोपॉज एंड जेस्टेशंस वर ऑलमोस्ट लाइकली वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग। दैट हैज़ टू बी, बिकॉज उनकी मोस्ट ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे मिलती जुलती थी। सो बहुत सारे जो ऐसे हमारे फिजिकल लाइफ में चीज़ें होती हैं वो भी उनसे काफ़ी टाइम फ्रेम मिलता जुलता ही था। ऑलराइट,
देन फॉसिल डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो निएंडरथैल की पहली जो फॉसिल डिस्कवरी की गई थी, फर्स्ट स्पेसिमेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1856 इन जर्मनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि निएंडरथैल्स की बहुत सारी जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर की गई हैं, लेकिन निएंडरथैल 1 वाज द फर्स्ट स्पेसिमेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द अर्ली ह्यूमन फॉसिल। ठीक है, तो ये एक मेंशनेबल चीज़ है और ये कहाँ पाया गया था, जर्मनी में मिला था। देन जियोलॉजिस्ट विलियम किंग सजेस्टेड द नेम होमो निएंडरथैलिस। सी बेसिकली ये चीज़ें आपको आंसर को इनरिच करने में हेल्प करती हैं, बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग दोज नेम्स दैट शोज़ कि आपने चीज़ें पढ़ रखी है एंड यू आर बीइंग एबल टू मेंशन ऑल ऑफ दोज, तो इसीलिए ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। एंड several years after Neanderthal 1 was discovered, scientists realized that the prior fossil discoveries in 1829 at Egenes in Belgium and in 1848 at Forbes Quarry in Gibraltar were also Neanderthals. So see, Neanderthal 1 was the first specimen to be recognized, यानी कि इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी की गई थी, as mentioned out here। और इन डिस्कवरीज़ में उस टाइम पे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से पता नहीं लगा पाए थे कि किस चीज़ की डिस्कवरी है, इसका रिलेशन कहाँ है, हम इसे फाइलोजेनी में कहाँ रख सकते हैं। बट एज द टाइम इवॉल्व, धीरे धीरे, मतलब 1829 से 56, वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम नहीं था, उस दौरान साइंटिस्ट ने इन्हें होमो निएंडरथैलिसिस कह के बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, and even though they weren't recognized at that time, these two earlier discoveries were actually the first early human fossils ever found. ठीक है, लेकिन अगर आपको मेंशन करना हो फर्स्ट स्पेसिमेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट अर्ली ह्यूमन फॉसिल, दैट वुड बी निएंडरथैल 1। ऑल्दो जो ये आपके बेल्जियम और गिब्राल्टर वाले हैं, दे वर अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स एवर फाउंड, मतलब वो बहुत पहले तो थे लेकिन उस टाइम पे उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, तो इसलिए टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देन अगर हम फाइलोजेनी की बात करें कि फाइलोजेनी में हम निएंडरथैल्स को कहाँ रखते हैं, सो बोथ फॉसिल एंड जेनेटिक एविडेंसेस इंडिकेट दैट निएंडरथैल्स एंड मॉडर्न होमो सेपियंस इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर्स। सो सी, यहाँ पे सेम कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होना और निएंडरथैल से होमो सेपियन का इवॉल्व होना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, लाइक निएंडरथैल्स होमो सेपियंस के एक रिलेटिव हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द वन फ्रॉम विच द होमो सेपियंस इवॉल्व। तो ये चीज़ आप बहुत ही क्लियरली याद रख लीजिएगा। एंड जितने भी निएंडरथैल्स के हमारे जो फॉसिल्स थे और जहाँ तक हमें डिस्कवरी से पता चला है, तो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गए थे आज से 40,000 साल पहले। एंड द मोस्ट रिसेंटली डेटेड निएंडरथैल फॉसिल्स कम फ्रॉम स्मॉल एरियाज इन वेस्टर्न यूरोप एंड नियर ईस्ट विच आर लाइकली where the last population of the early human species existed. तो ये बेसिकली आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि लास्ट डिस्कवरी कहाँ की गई थी, बिकॉज दैट शोज़ कि एट द एंड कहाँ पे जाके इनकी पॉपुलेशन सिमट के रह गई होगी और कहाँ से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हुए। और बाकी जितनी भी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ यू वांट टू रीड आउट ऑल दोज यू कैन रीड इट, बट आपको फाइलोजेनी के बारे में ये चीज़ जानना है। ठीक है, और फाइलोजेनी में अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे निएंडरथैलिसिस को प्लेस किया जाता है। ठीक है, एंड ये डेनोसोवियंस पीपल कौन है, ये आपके सिलेबस में वैसे पढ़ना तो है नहीं, तो बेसिकली दे आर ऑल्सो लाइक समवॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम स्पीसीज जहाँ से निएंडरथैलिस निकल के आए थे। बट अगर आप चाहें तो यू कैन रीड मोर अबाउट डेनोसोवियंस एट योर ओन, बट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इन प्रीलिम्स आई गेस इन 2019 देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डेनोसोवियंस, ऑलराइट, बट वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, बट एनीवेज, ऑलराइट। नाउ अगेन सी, ये वाले चार्ट के साथ आई हैव इंक्लूडेड दिस ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, कि अगर आपको शॉर्टकट में शो करना हो तो यू कैन शो इन दिस वे कि होमो इरेक्टस से आपके कहीं ना कहीं मॉडर्न ह्यूमन रिलेटेड है और निएंडरथैल कहीं बीच के आ जाते हैं। अब उनका रिलेशन कहाँ पे है, कैसे है, एज आई टोल्ड यू, प्लेंटोलॉजिस्ट को भी आज के डेट में इतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो हमें भी क्लियर नहीं हो सकती हैं। बट हाँ, जो अभी तक की डिस्कवरी से पता चल रहा है, हमारे सामने ये वाली पिक्चर निकल के आती है। ठीक है, सो दिस यू कैन ऑल्सो ड्रॉ, और अगर आप बहुत डिटेल में शो करना चाहते हैं यू कैन ड्रॉ दिस वन। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं अपने जो सिलेबस में मेंशन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो सिलेबस में बेसिकली आपके निएंडरथैल के दो स्पीसीज में दो फॉसिल्स मेंशन है, जैसा कि मैंने बताया था, लैच एप्लेक्स और सेंट, जो कि आपके क्लासिकल टाइप है। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में बात कर लें तो इस वाले फॉसिल को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज़ अ मेल निएंडरथैल स्केलेटन, और बेसिकली ये मेल का स्केलेटन था और ये डिस्कवरी आपकी फ्रांस में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, यू कैन सी द नेम्स, और ये 1908 में की गई थी। अब सी, इस फॉसिल की अगर आपको डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है देन यू शुड मेंशन, बट अगर ओवरऑल आप बात करें तो लैच एप्लेक्स अगर क्लासिकल टाइप है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी
जो अभी अभी हमने क्लासिकल वाले में पढ़ी है वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली इस फॉसिल के बारे में पूछ लिया जाता है, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैच एपिलेक्स ऑक्सेंट, तो यू कैन मेंशन आउट कि he was a male skeleton discovered in the places like France, यहाँ पे डिस्कवर की गई थी, एंड इट वाज अ मैन ऑफ अराउंड 40 years ऑफ एज। और उनकी जो सेहत थी, मतलब वो जिस हाल में फॉसिल पाई गई थी और उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए, उसके बाद ये पता चला दैट द पर्सन जिसकी वो फॉसिल थी ही वॉज इन अ बैड हेल्थ। और बेसिकली उसको लाइमस्टोन के एक केव बना के उसमें भरी किया गया था। एंड इससे ये भी पता चलता है कि कैसे उसकी अलग अलग मतलब जब वो बीमार होगा उसको अलग अलग दवाइयाँ दी गई होगी या अलग अलग उस तरीके से उसका ख्याल रखा गया होगा, कैसे एक पूरा का पूरा सोशल ग्रुप जो निएंडरथैल्स का था वो एक दूसरे को सपोर्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें उन फॉसिल डिस्कवरी से उनको पता चली थी। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनकी बात कर ले तो दे हैव अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1600 cc, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग से थोड़ा ज़्यादा ही था, कम तो बिल्कुल नहीं था। एंड दैट इज़ वेल अबव द एवरेज कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न एक्समेन, एज यू कैन सी कि आज के डेट में ह्यूमन बींग की आपको 1450 के अराउंड मिल जाती हैं, तो ये उससे तो ज़्यादा ही था। Then the skull is also heavy looking and very large. The bone of the vault was very thick, and their face is highly developed in comparison to the cranium. ठीक है। और डेंटेशन की अगर हम बात करें, फेस इज लॉन्ग एंड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन जो था उनका वो काफ़ी बड़ा था। इनके मोलर्स टीथ भी थे, वो भी काफ़ी बड़े थे। एंड जो नोज इज डिप्रेस्ड एज अ नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन ब्रॉड नोज थे बिकॉज निएंडरथल का हमने ओवरऑल पढ़ा, उनकी नोजेस ब्रॉड होती हैं, तो दे हैव अ ब्रॉड नोज। देन लोअर जॉ की बात करें तो लोअर जॉ भी इनका बड़ा था। चिन इज एब्सेंट और इट मे बी कॉल्ड रुडिमेंट्री चिन एज डिस्कस्ड, कि आपके निएंडरथल में हमने बोला था कि एक्चुअल चिन नहीं होती है, बट यू कैन से कि हाँ समवॉट लाइक चिन, बट प्रोमिनेंट चिन प्रेजेंट नहीं होती है। बोन्स ऑफ द ट्रंक्स एंड लिम्स, एंड दे हैव अ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट बोन्स, एंड द वर्टिब्रल कॉलम इज शॉर्ट एंड स्टाउट बिकॉज हाइट थोड़ी कम होगी तो वर्टिब्रल कॉलम भी बेसिकली वैसा ही होगा। Forearm is short in relation to the upper arm, and the hand is quite human in character. द फिमूर इज़ मैसिव, क्योंकि वो तो चलना फिरना पसंद करते थे एंड रनिंग भी होती होगी शायद उनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए उनका फिमूर काफ़ी मैसिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। देन द स्टैचर ऑफ द ओल्ड मैन ऑफ द लार्ज एप्लेक्स सेंट वॉज 5 feet 1 inches। बेसिकली अब लार्ज एप्लेक्स सेंट के हम उस फॉसिल से नहीं पता लगा सकते कि उनकी एवरेज हाइट कितनी होती होगी, बट हाँ मोर और लेस जैसे हमने निएंडरथैल्स में देखा, दे आर लाइक द फॉसिल ऑफ निएंडरथैल्स ओनली, तो ऑलमोस्ट 5 to 5 inches इतनी आसपास होती होगी। ठीक है। देन हम प्रोग्रेसिव टाइप के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली, दैट इज़ माउंट कैरमल। माउंट कैरमल में बेसिकली ये फॉसिल की डिस्कवरी की गई थी, उसी के नाम पे इसका रख दिया गया है नाम। और आपको ये जो जगह है यहाँ पे पैलेस्टीन में मिलेगी, एंड द डिस्कवरी वॉज डन ड्यूरिंग 1931 to 32। ठीक है। और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑलरेडी जो हमने प्रोग्रेसिव में पढ़ा हुआ था वही होगी, पर हम क्विकली थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। दैट ये थोड़े टॉल थे एंड दे हैव अ मैसिव हेड, और हॉस्पिटल वॉज स्लाइटली प्रोजेक्टिंग, बेसिकली हॉस्पिटल आपके वो स्कल वाले रीजन की बात कर रहे हैं। एंड द फेस वॉज मॉडरेट ऑफ हाइट, एंड द चिन वॉज ऑलमोस्ट वेल डेवलप्ड। तो एज यू कैन सी कि इनके केस में चिन वेल डेवलप्ड था। ठीक है। बट इन केस ऑफ क्लासिकल चिन उतना ज़्यादा नहीं था, दैट वॉज रुडिमेंट्री चिन। एज आई टोल्ड यू कुछ कुछ फॉसिल्स हैं जिसमें आपको चिन ह्यूमन बींग जैसे मिल जाएंगे, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है। और हियर यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड मैप वाला डायग्राम, एंड यू कैन शो कि ये कहाँ पे पाए गए थे इनके फॉसिल्स। ठीक है। दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। देन हम अब रोडिशियन मैन्स की बात कर लेते हैं, और रोडिशियन मैन को होमो रोडिसिनेसिस भी कहते थे। एज यू कैन सी ये वाला जो पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस आपके जीनस होमो थे एंड स्पीसीज चेंज हो गए हैं। ठीक है। और इस रोडिशियन मैन और होमो रोडिसिनिस जो है, इनकी जो फॉसिल डिस्कवरी थी वो रोडेशिया यानी कि आज के डेट में जाम्बिया जिसे आप कहते हैं वहाँ पे की गई थी। और इनकी जो जूलॉजिकल एज है वो थोड़ी अनसर्टेन है, अभी हमें क्लियरली पता नहीं चल पाया है। हो सकता है आगे चल के अगर कोई और डिस्कवरी हो या किसी और एडवांस मेथड से हमें पता चल जाए, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जो चीज़ें हमें पता चली है तो मोस्ट प्रोबेबली दे बिलोंग्स टू द अपर प्लेस्टोसीन। सो अगर ये अपर प्लेस्टोसीन है और हमने देखा कि जो निएंडरथैल्स थे वो अभी पेलियोलिथिक में आ गया था, यानी कि जाहिर सी बात है रोडेशियन मैन्स कहीं ना कहीं आपके होमो निएंडरथैल्स के पहले के ही होंगे, उनके बाद के तो नहीं थे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उनकी स्कल वॉज लॉन्ग एंड नैरो, एंड द हाइट वॉज 131 सेंटीमीटर के अराउंड थी। देन क्रेनियल कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट इनकी ह्यूमन बींग से आसपास मिलती जुलती थी, कम थी या ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ठीक है। सुपर ऑर्बिटल रीजन वॉज प्रोमिनेंट एंड रिसीडिंग, एंड द nasal aperture इज़ वेरी लार्ज, पैलेट इज़ लार्ज, टीथ वॉज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन प्रपोर्शन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, मिला जुला के वही सेम चीज़ें ही होती हैं,
बट आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किस में क्या लिख रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ें अगर दिमाग में याद करके बिठा लेंगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू। देन फॉसिल डिस्कवरी, एज वी ऑलरेडी नो कि रोडेशिया में की गई थी इनकी डिस्कवरी, एंड इट वॉज डन नॉट बाय अ प्लेंटोलॉजिस्ट और एनी साइंटिस्ट, एक्चुअली इट वॉज डन बाय अ स्विस माइनर। उस समय पे माइनिंग चल रही होगी कुछ, और उनको ये फॉसिल मिल गया था, ठीक है। फाइलोजेनी की अगर हम बात करें तो रोडेशियन मैन की जो फाइलोजेनी है, इसके बारे में कोई ओपिनियन स्टैब्लिश हो नहीं पाया है, बिकॉज हमने ये भी देखा कि इनकी जो टाइम फ्रेम थी, कब से कब तक प्रेजेंट थे, उसके बारे में भी चीज़ें अभी तक उतनी अच्छे से पता नहीं चल पाई हैं। और फाइलोजेनी में इसकी जो पोजीशन है, उसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। और फिजिकल फीचर्स की बात करें तो दे रिजेंबल्ड निएंडरथल मेंस, एंड हेंस बाय मेनी अथॉरिटीज दे आर कंसीडर्ड टू बी फॉर्म ऑफ एन अफ्रीकन वैरायटी ऑफ निएंडरथल्स। सो हमने ये भी देखा था लाइक इरेक्टस में भी कैसे इरगैस्टर आपके अफ्रीका वालों को बोल दिया जाता है, एंड देन इरेक्टस उसके बाद वालों को। तो कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो रोडेशियन मैन है, चूँकि इनकी डिस्कवरी अफ्रीका में हुई थी, और इसीलिए इनको मे बी आप निएंडरथल की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो कि अफ्रीका में पाए जाते थे। और चूँकि जितने भी फॉसिल डिस्कवरी हुई हैं, मोस्टली अफ्रीका में पहले रहते थे, और धीरे धीरे वहाँ से निकल के कहीं गए, इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपके रोडेशियन मैन है, दे कैन बी एंसेस्टर टू द निएंडरथल्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द एजम्पशंस राइट नाउ। अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश नहीं हो पाई हैं उनको लेके। देन अगर हम एक फाइलोजेनी देख लें, अभी तक हमने जिन जिन के बारे में भी पढ़ा है, तो अगर आप उस फाइलोजेनी में देखेंगे, यहाँ अगर आप सेपियन से देख लीजिए, सोलोमैन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, रोडेशियन मैन यहाँ पे आ गए, तो निएंडरथल्स यहाँ पे आए, क्रो मैग्नम मैन यहाँ पे आए, एंड देन मॉडर्न होमोसेपियंस यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्रो मैग्नम के हमने बारे में पढ़ लिया, निएंडरथल्स वी नो, एंड रोडेशियन मैन एज लाइक सम साइंटिस्ट ऑब्जर्व इन द फाइलोजेनी कि वो निएंडरथल से पहले आए थे, इसलिए उनको यहाँ पे रखा गया। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द इमेजिनेटिव रोड, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हम श्योर नहीं है कि चीज़ें ऐसे ही प्रोग्रेस हुई थी, ठीक है। देन अगेन ये कुछ कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख सके, दैट 1955 में क्या सोचा जा रहा था, 1967 में क्या चीज़ें हुई, देन व्हाट अबाउट 1971, एंड देन 1980। तो आप देखेंगे इन सब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी इस चीज़ पे अपना कंसेंसस नहीं डेवलप कर पाई है, तो वी आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। Now talking about the last part of this particular topic, Cro-Magnon. Cro-Magnon basically Homo sapiens की एक फॉसिल डिस्कवरी थी, होमो सेपियंस के अंदर ही आप इनको मान सकते हैं। सो दे वर बेसिकली द अर्ली होमो सेपियंस, एंड दे लिव्ड अराउंड द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। रिमेंबर हमने बात करी थी निएंडरथल्स कब पाए जाते थे, एंड देन उनके पहले रोडेशियन मैन्स कब पाए जाते थे। रोडेशियन मैन पेलियोस्टिसिन के हो गए, आपके क्रो मैग्नम जो है वो अपर पेलियोलिथिक पीरियड के हैं, ठीक है। और जो निएंडरथल थे, दे वर ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, ऑलराइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग के। और इनकी जो फॉसिल डिस्कवरी की गई थी, दैट वाज इन 1868 पहली बार, और उसके बाद भी काफ़ी सारे फॉसिल्स डिस्कवर किए गए इन एंड अराउंड यूरोप, लाइक इन स्पेन, जर्मनी एंड सेंट्रल यूरोप में इनके फॉसिल्स मिले थे। एंड एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट, ये बेसिकली उनकी एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, ये बेस्ड अपॉन दी आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उन्होंने ये ड्रॉ किया है। एंड दिस इज समवट लाइक द ह्यूमन बीइंग एट प्रेजेंट, राइट। ये आज के जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनके जैसे ही ऑलमोस्ट दिखते हैं। देन as you can see, they were anatomically very identical to the human beings, and differed slightly from the Neanderthals. तो Neanderthal से ये थोड़े बहुत डिफरेंट थे, एंड मॉडर्न ह्यूमन बींग के काफ़ी क्लोज रिजेंबलेंस आप मान सकते हैं वो थे। एंड दे हैव अ ग्रेटर लिंग्विस्टिक कम्पिटिशंस, और इनकी जो कल्चरल सोफिस्टिकेशन और बोलचाल का तरीका, ये काफ़ी डेवलप था इन कंपेयर टू दी प्रीवियस एंसेस्टर्स और द प्रीवियस फॉसिल्स दैट वाज बीइंग डिस्कवर्ड। इवन निएंडरथल के केस में भी आप देखेंगे, दे ऑल्सो सो सम काइंड ऑफ एन सोशल एंड कल्चरल सोफिस्टिकेशन, टूल मेकिंग टेक्निक्स उनको थी। तो वो क्रो मैग्नम की भी थी, लेकिन उनसे थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे थी, यू कैन सी। और इनके जो, क्योंकि जो स्टोन और जो टूल्स मिले हैं, उससे ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती हैं कि किस प्रकार के टूल मिले हैं, तो उनका लाइफस्टाइल उस टाइम पे कैसा हुआ करता होगा। और टूल्स जो मिले हैं और जो कुछ और भी फॉसिल्स डिस्कवर हुए, से ये पता चलता है दे ऑल्सो यूज टू वेयर सम काइंड ऑफ एन आइवरी ज्वेलरी, और कुछ पॉलीक्रोम पेंटिंग्स भी मिले हैं केव वॉल्स पे। तो इससे पता चलता है दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ एन ड्राइंग सम काइंड ऑफ एन पेंटिंग्स एंड ऑल, बिकॉज आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, लाइक हाउ फॉसिल डिस्कवरीज इज बीइंग डन, और केव पेंटिंग्स मिलती है जिससे हमें पता चलता है जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके बारे में। सो बेसिकली ये जो पेलियोलिथिक वाले हैं, दे वर लाइक आवर एंसेस्टर्स ओनली। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ऑल्दो हम ये क्रो मैग्नम और ऐसे नेम्स वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं।
देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम उनकी बात कर ले क्विकली, सो दे वर रोबस्टली बिल्ड एंड पावरफुल एंड आर assumed to be have been height of about 5 feet 5 inches to 5 feet 7 inches tall, almost like the present human beings only. And they have a heavy and a solid, apparently very strong musculature. काफ़ी ताकतवर भी होते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप सोच सकते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा करनी होती होगी, तो वैसे ही उनके बाइसेप्स बन जाते होंगे, जिम जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट. एंड दे वर द फर्स्ट ह्यूमन जेनस होमो टू हैव अ प्रोमिनेंट चिन. तो एज यू कैन सी, हमने देखा था कि ऑल दो प्रोग्रेसिव टाइप के भी आपको निएंडरथल में कुछ चिन्स मिलते हैं, बट उतने प्रोमिनेंट नहीं. दे वर चिन्स, बट जितने प्रोमिनेंटली चिन्स आप ह्यूमन बींग में एट प्रेजेंट देखते हैं, उतने प्रोमिनेंटली निएंडरथल्स इवन द प्रोग्रेसिव टाइप के नहीं होते थे. एंड इन केस ऑफ क्रो-मैग्नम यू कैन सी लाइक दे वर द फर्स्ट जेनस होमो टू हैव अ प्रोमिनेंट चिन. जेनस होमो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स जेनस होमो के अंदर तो आपने देखा बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, तो उसमें ये पहले हैं, ठीक है. एंड द ब्रेन कैपेसिटी इज अराउंड 1600 cc, दैट इज अगेन लार्जर देन द एवरेज ह्यूमन. अभी हमने देखा कि 1450 आप जनरली मान के चलिए ह्यूमन बींग की होती है. एंड दे वर लिविंग इन डीप केव्स, और वो केव के अंदर रहा करते, दैट मीन्स दे वर यूजिंग द शेल्टर, क्योंकि निएंडरथल्स भी हमने देखा वो भी शेल्टर यूज़ कर रहे थे. और जब हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रो-मैग्नम थोड़े से एडवांस थे, निएंडरथल्स थे, तो डेफिनेटली दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ इन शेल्टर. और ये भी अपने जो लोग थे जो मर जाते थे उनको बरी किया करते थे. That was a practice that they used to follow. And some of the first example of the art of the prehistoric peoples are of Cro-Magnon. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, even like you can write that in the GS as well, although उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, but हाँ आप लिख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो कुछ पेंटिंग्स थी, जो पहले की पेंटिंग्स हैं, क्रो-मैग्नम वर द वन हु मेड ऑल दोज, ठीक है. एंड दे ह्यूमन फिगर्स जनरली डिपिक्ट लार्जर ब्रेस्ट, वाइड हिप एंड ऑफन ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन, फ्रॉम विच इट इज अज्यूम्ड दैट दीज फिगर्स हैव अ सिग्निफिकेंस इन फर्टिलिटी राइट्स. बेसिकली आपने केव पेंटिंग्स के बारे में जब पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, यू मस्ट हैव सीन कि वो कैसे हंटिंग सीन बनाया करते थे, या फिर कोई सेलिब्रेशन का भी सीन कई बार कई जगहों पे देखा गया है, भीमबेटका वगैरह की पेंटिंग्स में मिले हैं. तो उसी तरह से यहाँ की जो क्रो-मैग्नम के जो केव से जो पेंटिंग्स हमें मिली हैं, दैट शोज़ कि ये कैसे ह्यूमन फिगरिन को रिप्रेजेंट करते थे, दिखाते थे, फिगर बनाते थे. और प्रेग्नेंट वुमेन का भी पिक्चर्स मिला गया है, मतलब केव पे जो इन्होंने आउटलाइंस बनाई है वो देखा गया है. सो इससे हमें इनकी कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चलता है, दैट हाउ दे मे यूज टू सेलिब्रेट द फर्टिलिटी राइट. जैसे आज के डेट में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, मे बी उनके केस में भी ऐसा ही हुआ करता होगा. देन फाइलोजेनिक की अगर हम बात करें, अगेन दिस इज द सेम फाइलोजेनिक चार्ट जो हमने रोडेशियन के केस में भी देखा था. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी कि क्रो-मैग्नम को कहाँ पे प्लेस किया गया है. दिस इज हियर जस्ट बिफोर द होमोसेपियन, मॉडर्न होमोसेपियन, ठीक है. अगेन ये एक इमेजिनेटिव रोड है, लेकिन हाँ आपको अगर फाइलोजेनी ड्रॉ करना, यू कैन ड्रॉ दिस वन, ठीक है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमिन हाउ लॉन्ग द क्रो-मैग्नम लास्टेड एंड व्हाट हैपेंड टू देम. Presumably they were gradually absorbed into the European population that came later. Since जितने भी फॉसिल्स आपके यूरोप में ही मिले, दैट मीन्स क्रो-मैग्नम का जो जोग्राफिकल दायरा था वो वहीं तक था, और वो वहीं से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गई इनकी जो पर्टिकुलर जाति थी. ऑल राइट. देन ये जो केव पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, तो रिसेंटली चूँकि ये न्यूज़ में था, दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि आई शुड इंक्लूड इट. तो ये एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर हुई है इंडोनेशिया से. सो सी, अगर ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है, और हम ये मान रहे हैं कि क्रो-मैग्नम वॉज देयर इन द यूरोप एंड दे ऑल्सो यूज टू ड्रॉ सम केव पेंटिंग्स, सो दैट मीन्स आगे चल के, इतनी जल्दी तो आपको पता नहीं चलेगा, आगे चल के विल बी एबल टू को रिलेट कि क्या क्रो-मैग्नम जिस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट प्री एग्जिस्टेड और द को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन एशिया, बिकॉज इंडोनेशिया आपके एशिया वाले रीजन में आ जाता है. तो क्या उस टाइम पे ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, बिकॉज केव पेंटिंग्स और ऐसी ही डिस्कवरी से हमें ये बहुत सारी जो उलझी हुई चीज़ें हैं इनका पता चलता है. बट एज ऑफ नाउ, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि जो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग थी वो आपको इंडोनेशिया में मिली है. देन अगर हम क्रो-मैग्नम और निएंडरथल्स के मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करें, ठीक है, दिस इज़ अ वैल्यू एडिशन, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उसी चीज़ को एज इट इज़ मेंशन करें. दे आर समथिंग दैट यू हैव टू इम्प्लाई, कि आपको ज़रूरी नहीं डायरेक्टली सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ चीज़ों को समझ के भी लिखना पड़ेगा. तो अगर हम क्रो-मैग्नम और निएंडरथल के मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करें, तो आई होप आप वो सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ आई जस्ट इंक्लूडेड एज एन एग्जाम्पल ओनली. इसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट व्हाट वुड मेक योर आंसर वेरी गुड. जैसे आप इसमें स्कल का डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्केलेटन भी इंक्लूड कर सकते हैं.
ठीक है. In addition, you can use such a Venn diagram to present the similarities and differences among any of the things. Like this is just an example कि आप कैसे नियांडरथल और क्रॉमैग्नम को कर सकते हैं शो, बट आप ऐसे और भी किन्हीं को भी शो कर सकते हैं. That's a good idea. Then talking about Grimaldi man. So Grimaldi men again, they are also the Homo sapiens, कि कोई अलग सी species नहीं है. Basically कुछ अलग अलग जो fossils है उनके बारे में यूपीएससी ने आपको सिलेबस में मेंशन कर रखा है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्टडिंग. सो ये जो स्केलेटन्स फाउंड किए गए थे दे बिलोंग टू द अपर पेलियोलिथिक पीरियड और वो इटली से मिले थे 1901 में. एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड कि ये जो दो स्केलेटन्स मिले थे वो किस हालत में थे. ऑल राइट. तो इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी डिस्कवरी कहाँ हुई, दो देयर इज़ नॉट मच टू नो. सो दैट इज़ वाई आई हैव मैंशन ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर टेबल वेर आई हैव रिटन कि डिस्कवरी इनकी कब हुई थी. सो मेडिटेरेनियन कॉस्ट पे बेसिकली इटली में 1901 में की गई थी. स्केलेटन डिस्कवरी की अगर हम बात करें, देयर वाज 2 स्केलेटन एज वी ऑलरेडी सॉ, जिसमें से एक वुमेन के थे और एक बॉय के स्केलेटन थे. देन फिजिकल सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दे बिलोंग्स टू द निग्रोइड टाइप. निग्रोइड टाइप क्या होता है, अगेन अभी के लिए आप जान लीजिए बस. लेकिन अलग अलग टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें से निग्रोइड इज़ वन ऑफ द टाइप. ठीक है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी अपर पेलियोलिथिक में पाए जाते थे. टेक्नोलॉजी ऑर्गेनसीनियन, ये भी अगेन ऑर्गेनसीनियन कौन सी टूल टेक्नोलॉजी थी, विल सी. कल्चर ग्रेव मटेरियल हैज़ टूल्स लाइक डबल एजेड फ्लिंट नाइफ्स, ग्रेवर्स, बहुत सारे उसके अंदर आपको टूल्स मिले थे. देन फीचर्स जो हम इनको एनालाइज करके पता कर पाते हैं, दैट इज़ कि इनकी ऑलमोस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आपके ह्यूमन बीइंग के जितनी थी. दे हैव अ शॉर्ट स्टैचर, लॉन्ग लोअर लिम्ब इनके काफ़ी लंबे थे दैन द अपर लिम्स, और सो लेस एनर्जेटिक. बाइपेडलिज्म, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म था क्योंकि एक वुमेन और एक मैन के मिले थे. दैट इज़ वाई इट वॉज मोर ईजी टू फिगर इट आउट. स्कल हैज़ एन एलिप्टिकल कॉन्टोर, स्मॉल मास्टॉइड प्रोसेस एंड अदर फीचर्स एज मैंशनड. आई वोंट जस्ट रीड आउट इट क्योंकि बहुत ही ईजिली आप इसको समझ पाएंगे पढ़ते के साथ. देन जो आपके आखिरी फॉसिल का नाम जो मेंशन है, दैट इज़ चांसिलेड मैन. Chancellate man be again, it is a part of an Homo sapien only. It was a male skull that was found in France in 1888. ठीक है. तो फ्रांस में मिला था बेसिकली ये, और इसकी डिस्कवरी जो स्केलेटन मिला था दैट वाज ऑफ अ मेल बॉडी, और उसके ऊपर कुछ स्टेन्स ऑफ रेड ऑथरास, यानी कि इससे ये पता चलता है कि हो सकता है ये इसको इंटेंशनली दफनाया गया हो, बरी किया गया हो वंस ही वॉज डेड. एंड फिजिकल सिमिलैरिटी की अगर बात करें, इट वॉज मोर सिमिलर टू द स्कीमोस. स्कीमोस के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. टाइम एंड टेक्नोलॉजी अगेन अपर पेलियोलिथिक ओनली, और मेजलार्डियन जो एक टूल टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया करते थे ये. देन कल्चर की अगर बात करें, टूल्स ऑफ आइवरी बोन, एंटीलर ब्लेड्स एंड हार्पून्स वर डोमिनेंट एविडेंस ऑफ द केव पेंटिंग्स. सो बेसिकली ग्रिमाल्डी मैन जिस जगह पे पाए गए थे उसके इन एंड अराउंड भी और जो डिस्कवरीज की गई उनसे ये सारी चीज़ें पता चली हैं. ठीक है. देन फीचर्स, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो आप देख सकते हैं कि मैन से तो जनरल ह्यूमन बींग से तो काफ़ी ज़्यादा थी. देन अपर लिम वॉज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन द लोअर लिम. Of course, that was to survive in high glacial or ice areas. Then strong short stature ही था. आप स्किमोस को भी अगर देखेंगे तो they have a short stature only. Well developed mastoid process था. Then again जो भी सारी characteristics है that is very easy to understand. So you'll be able to understand it once you read it all. ठीक है. सो इसी के साथ हमारा 1.6 पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है. एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच.